सभी बच्चों को जय हिंद। मैं सुरेश उके, व्याख्याता, शासकीय बहुउद्देशीय बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कोंटा, जिला सुकमा, छत्तीसगढ़। बच्चों, आज हम कक्षा 12वीं विषय जीव विज्ञान वार्षिक परीक्षा 2021 के सेट ए के अति लघु त्रिप्रश्न और लघु त्रिप्रश्नों का अभ्यास करेंगे। प्रश्न क्रमांक 1, तरल भ्रूणपोष किसमें पाया जाता है? उत्तर, तरल भ्रूणपोष नारियल में पाया जाता है। प्रश्न क्रमांक 2, पेनिसिलिन किस सूक्ष्म जीव से प्राप्त होता है? उत्तर, पेनिसिलिन पेनिसिलियम क्रोसोजिनम सूक्ष्म जीव से प्राप्त होता है। प्रश्न क्रमांक 3, मानव जीनोम परियोजना को क्या कहते हैं? उत्तर, मानव जीनोम परियोजना को जीनोमिकी कहते हैं। प्रश्न क्रमांक 4, कौन सा पारिस्थितिक तंत्र सर्वाधिक स्थायी होता है? उत्तर, महासागरीय पारिस्थितिक तंत्र सर्वाधिक स्थायी होता है। प्रश्न क्रमांक 5, CFC का पूरा नाम लिखिए। उत्तर, CFC का पूरा नाम क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। प्रश्न क्रमांक 6, बहुभ्रूणता क्या है? उत्तर, जब एक ही बीज में एक से अधिक भ्रूण पैदा हो जाते हैं तो इस प्रजनन या दशा को बहुभ्रूणता कहते हैं। बहुभ्रूणता नींबू जाति के पौधों में सामान्य रूप से पाया जाता है। प्रश्न क्रमांक 7, हाउसकीपिंग जीन्स को स्पष्ट कीजिए। उत्तर, ऐसे जीन्स जिनकी आवश्यकता कोशिकीय उत्पादों के निर्माण के लिए होती है तथा ये कोशिकीय क्रियाशीलता के लिए आवश्यक होते हैं, इन्हें हाउसकीपिंग जीन्स कहते हैं। प्रश्न क्रमांक 8, मानव में होने वाले कोई दो कृमि जनित रोगों के नाम कारक सहित लिखिए। उत्तर, मानव में कृमि जनित रोग का नाम, पहला रोग का नाम फाइलेरियसिस, रोग कारक का नाम बुचुरेरिमा बैंक्रॉफ्टी, दूसरा रोग का नाम टीनिएसिस, रोग कारक का नाम टीनिया सोलियम। प्रश्न क्रमांक 9, आनुवंशिकी किसे कहते हैं? उत्तर, जीवित जीवों के उस गुण को जिसमें माता पिता के लक्षण संतान तक पहुँचते हैं उसे आनुवंशिकी कहते हैं। प्रश्न क्रमांक 10, आनुवंशिक रूपांतरित फसल विकसित करने के कोई दो उद्देश्य लिखिए। उत्तर, आनुवंशिक रूपांतरित फसल विकसित करने के दो उद्देश्य इस प्रकार हैं। पहला, प्रकाश संश्लेषण में वृद्धि, दूसरा बीजों के पोषक मान में वृद्धि, तीसरा फसल सुरक्षा, चौथा रोग प्रतिरोधक क्षमता का विकास करना। प्रश्न क्रमांक 11, परागण और निषेचन में कोई तीन अंतर लिखिए। उत्तर, परागण और निषेचन में अंतर इस प्रकार है। अंतर 1, परागण क्रिया में परागकण पुंकेसर से वर्तिकांक तक पहुंचता है, जबकि निषेचन की क्रिया में नर तथा मादा युग्मक बनते हैं। अंतर 2, परागण की क्रिया के अंत में दो नर युग्मक बनते हैं, जबकि निषेचन की क्रिया के अंत में युग्मनज बनते हैं। अंतर 3, परागण की क्रिया में अगुणित कोशिका भाग लेती है, जबकि निषेचन की क्रिया में अगुणित कोशिकाएं मिलकर द्विगुणित कोशिका बनाती है। अंतर 4, परागण की क्रिया के लिए सामान्यतः माध्यम की आवश्यकता पड़ती है, जबकि निषेचन की क्रिया में माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अंतर 5, परागण की क्रिया के बाद पुष्प में सामान्यतः आकार की परिवर्तन नहीं होता है, जबकि निषेचन की क्रिया के बाद पुष्प फल और बीज में बदल जाता है। प्रश्न क्रमांक 12, जनन ग्रंथि को हटाना गर्भ निरोधकों का विकल्प नहीं माना जा सकता है, क्यों? उत्तर, जनन ग्रंथियां संतान उत्पन्न करने वाले अंग है। वृषण, शुक्राणुओं तथा अंडाशय में अंडों का निर्माण होता है। गर्भ निरोधक के लिए स्वस्थ अंगों को शरीर से हटाना उचित नहीं है, इससे मानसिक शारीरिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं उत्पन्न हो जाती है, जबकि गर्भ निरोधक विधियां सुलभ होती है एवं उनका कोई बुरा प्रभाव भी शरीर पर नहीं पड़ता है। इनका आसानी से प्रयोग भी किया जा सकता है, ज़रूरत पड़ने पर इन्हें हटाया भी जा सकता है। जनन ग्रंथि को हटाना एक जटिल प्रक्रिया है, कानून हमें इसकी इजाज़त नहीं देता है। प्रश्न क्रमांक 13, कोडान किसे कहते हैं? उत्तर, संदेशवाहक RNA पर पाए जाने वाले न्यूक्लियोटाइड के त्रिक समूह जो एक एमिनो एसिड को कोडित करता है उसे कोडान कहते हैं। प्रश्न क्रमांक 14, कैंसर रोग के कोई तीन कारणों को समझाइए। उत्तर, कैंसर के कारण इस प्रकार है। कैंसर उत्पन्न करने वाले भौतिक तथा रासायनिक कारकों को भी कार्सिनोजेन कहते हैं। कैंसर रोगों के प्रमुख कारण इस प्रकार है। पहला, धूम्रपान के कारण मुख व फेफड़े का कैंसर होता है। इसी तरह सुपारी तथा कुछ दूसरे रसायन भी कैंसर पैदा करते हैं। दूसरा, ज़्यादा उम्र में हार्मोनल संतुलन बिगड़ने के कारण भी कैंसर होता है। तीसरा, कुछ विषाणुओं के संक्रमण के कारण भी कैंसर होता है। चौथा, उत्परिवर्तन के कारण भी कैंसर पैदा होता है। पाँचवा, सूर्य की अल्ट्रावायलेट किरणें, प्रदूषक एवं रेडियो एक्टिव किरणें भी कैंसर पैदा करती है। प्रश्न क्रमांक 15, उपापचय के दौरान सूक्ष्म जीव गैसों का निष्कासन करते हैं, उदाहरण द्वारा सिद्ध कीजिए। उत्तर, डोसा व इडली का निर्माण दाल चावल के आटे को गीला करके जीवाणु द्वारा किण्वित करने के उपरांत होता है। किण्वन के कारण आटे में से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है।
इस क्रिया को खमीर उठना कहा जाता है। इस क्रिया के बाद आटा ढीला व मुलायम व फूली हुई आकृति वाला बन जाता है। इस आटे के द्वारा डोसा व इडली बनाया जाता है। स्विस चीज में पाए जाने वाले बड़े बड़े छिद्र प्रोपिओनिबैक्टीरियम सारमैनाई नामक जीवाणु द्वारा अधिक मात्रा में उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड के कारण होते हैं। राक्यूफोर्ड चीज एक विशेष प्रकार के कवक पेनिसिलियम राक्यूफोर्टी की सहायता से तैयार किया जाता है। इस प्रकार के पनीर में विशिष्ट सुगंध होती है। प्रश्न क्रमांक 16, वन्य प्राणियों के नष्ट होने के कोई 3 कारण लिखिए। उत्तर, वन्य प्राणियों के नष्ट होने के कारण इस प्रकार है। पहला, वन्य प्राणियों के आवासों का प्रतिकूल परिवर्तन। वन कटने के कारण वन्य प्राणियों का आवास परिवर्तन हो गया है। दूसरा, शिकार। पैसा कमाने तथा मनोरंजन के लिए वन्य प्राणियों का अंधाधुंध शिकार किया जा रहा है, जिसके कारण ये नष्ट हो रहे हैं। तीसरा, वैधानिक नियमों की कमी। हमारे देश में शक्तिशाली वैधानिक नियम न होने के कारण वन्य प्राणी नष्ट हुए हैं। चौथा, प्राकृतिक विपदाएं। प्राकृतिक संपदा के अनियंत्रित दोहन से आई विपदाओं के कारण भी वन्य प्राणी घटे हैं। पांचवा, प्रदूषण। वन्य प्राणियों के आवासों में प्रदूषण के कारण भी वन्य प्राणी नष्ट हो रहे हैं। प्रश्न क्रमांक 17, उत्पादक व उपभोक्ता में कोई 3 अंतर लिखिए। उत्तर, उत्पादक व उपभोक्ता में अंतर इस प्रकार है। अंतर 1, ऐसे जीव जो प्रकाश संश्लेषण द्वारा भौतिक पर्यावरण से अपना भोजन बनाते हैं उन्हें उत्पादक कहते हैं, जबकि ऐसे जीव जो अपने भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं उन्हें उपभोक्ता कहते हैं। अंतर 2, हरे पौधे व जीवाणु उत्पादक जीव कहलाते हैं, जबकि सारे जंतु उपभोक्ता कहलाते हैं। अंतर 3, उत्पादक ये स्वपोषी होते हैं, जबकि उपभोक्ता ये परपोषी होते हैं। अंतर 4, उत्पादक सौर ऊर्जा की सहायता से अजैव पदार्थों को जैव पदार्थों में परिवर्तित करते हैं, जबकि उपभोक्ता ये शाकाहारी व मांसाहारी दोनों प्रकार के होते हैं। परिवर्तन क्षमता नहीं होती है। प्रश्न क्रमांक 18, एक संकर क्रॉस को उचित उदाहरण द्वारा समझाइए। उत्तर, एक संकर क्रॉस वह क्रॉस या संकरण है जिसमें केवल एक जोड़ी विपरीत गुणों की वंशागति का ही अध्ययन किया जाता है, जैसे मटर के लंबे पौधे का बौने पौधे के साथ कराया गया संकरण। इस संकरण में पहली पीढ़ी में केवल लंबे पौधे बनते हैं, जबकि यपटी पीढ़ी के लंबे एवं बौने पौधों के बीच फिनोटाइपिक अनुपात 3:1 का अनुपात प्राप्त होता है, जबकि इसका जीनोटाइपिक अनुपात 1:2:1। एक लंबा अर्थात एक शुद्ध लंबा, 2 संकर लंबे तथा एक शुद्ध बौने का होता है। प्रश्न क्रमांक 19, एक सामान्य पुरुष तथा एक वर्णांध वाहक स्त्री के विवाह द्वारा उत्पन्न संतानों की वंशागति कैसी होगी? केवल आरेख द्वारा समझाइए। उत्तर, एक सामान्य पुरुष तथा एक वर्णांध वाहक स्त्री के विवाह द्वारा उत्पन्न संतानों की वंशागति इस प्रकार होगी, जिसका रेखाचित्र इस प्रकार है। प्रश्न क्रमांक 20, स्टेम सेल तकनीक पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। उत्तर, स्टेम सेल कोशिका एक अवशेषीकृत अविभाजित आनुवंशिक कोशिका है, जो कि विभाजित होकर अपने जैसी प्रतिलिपियां बनाने में सक्षम होती है तथा विभेदित होकर विशिष्ट प्रकार की कोशिकाएं जैसे यकृत कोशिकाएं, रुधिर कोशिकाएं एवं विशिष्ट कार्ययुक्त कोशिकाएं बनाने में सक्षम होती है। इनका विशिष्ट प्रकार की कोशिकाओं में परिवर्तित होना विभेदीकरण कहलाता है। ये कोशिकाएं बहुकोशिकीय जीवों में पाई जाती है। स्टेम कोशिकाएं नियमित विभाजित होकर नई कोशिकाएं बनाती है तथा उपस्थित ऊतकों की मरम्मत का कार्य करती है। उदाहरण के लिए अस्थि मज्जा एवं पाचन तंत्र में स्टेम कोशिकाएं ऊतकों के नवीकरण तथा मरम्मत करती रहती है। इसी प्रकार अस्थि मज्जा में भी स्टेम कोशिकाएं नियमित रूप से विभाजित होती रहती है तथा कोशिकाओं का नवीनीकरण करती रहती है। अग्नाशय में, हृदय में ये कोशिकाएं विशिष्ट परिस्थितियों में ही विभाजित होती है। उपयोगिता, पुनर्जनन क्षमता तथा क्षतिग्रस्त कोशिकाओं की मरम्मत क्षमता के कारण औषधि विज्ञान के क्षेत्र में ये अत्यधिक उपयोगी सिद्ध हुए हैं। दूसरा, स्टेम कोशिका उपचार के अंतर्गत इन कोशिकाओं को शरीर के अन्य भागों की कोशिकाओं में स्थानांतरित करने पर वे वही नई कोशिकाओं एवं स्वस्थ ऊतक बनाने में सहायक होती है। तीसरा, मधुमेह का उपचार। चौथा, नष्ट हुए ऊतक जैसे बाल, दांत, रेटिना, काक्सिपर कोशिकाओं का रिप्लेसमेंट आदि। स्टेम कोशिका तकनीक का चित्र इस प्रकार है। प्रश्न क्रमांक 21, मृदा प्रदूषण को नियंत्रित करने वाले उपायों का वर्णन कीजिए। उत्तर, मृदा प्रदूषण को नियंत्रित करने के उपाय इस प्रकार है। पहला, ठोस तथा अनिम्नीकरण योग्य पदार्थों
जैसे लोहा, तांबा, कांच, पॉलीथीन को मिट्टी में नहीं दबाना चाहिए। दूसरा, रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशकों, शाकनाशियों आदि के प्रयोग को कम से कम करना चाहिए। तीसरा, रासायनिक कीटनाशकों के स्थान पर जैव कीटनाशकों का प्रयोग करना चाहिए। चौथा, ठोस अपशिष्टों को मृदा में मिलाए जाने के बजाय उनको गलाकर इनके चक्रीकरण पर विशेष ध्यान देना चाहिए। पाँचवा, अपशिष्ट पदार्थों को खुले में छोड़ने के बदले खोखले बंद स्थानों में संग्रहित करना चाहिए। छठवां, मृदा क्षरण को रोकने का तरीका अपनाना चाहिए। साथ ही भूमि में भरपूर जल संचय हो, इसका ध्यान रखना चाहिए। सातवां, जैव उर्वरकों के प्रयोग को प्रोत्साहित करना चाहिए। प्रश्न क्रमांक 22, किसी भौगोलिक क्षेत्र में जाति क्षति के कोई 3 प्रमुख कारण लिखिए। उत्तर, वन्य जातियों के या जाति क्षति के लिए जिम्मेदार कारक इस प्रकार है। पहला, मानव आवश्यकताएं बढ़ती चली गई है। इन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए मनुष्य ने लगभग आधे से अधिक जंगलों को नष्ट कर दिया है। भारतवर्ष में 18% से भी कम स्थान में आज वन रह गए हैं। इस कारण जलवायु परिवर्तित हो गई है, जिसके कारण वन्यजीव विलुप्त हो रहे हैं, क्योंकि इनका प्राकृतिक आवास नष्ट एवं परिवर्तित हो गया है। दूसरा, वन्यजीवों की संख्या उनके शिकार के कारण भी कम हो रही है, क्योंकि मनुष्य मनोरंजन तथा विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जीवों का शिकार करता है। जैसे कस्तूरी मृग को कस्तूरी के लिए, हिरण, सांभर, तेंदुआ, शेर, चीता, खरगोश को खाल के लिए तथा हाथी को दांत के लिए शिकार करते हैं। तीसरा, वन्यजीवों के संरक्षण के लिए सरकार की तरफ से किसी भी प्रकार का प्रतिबंध करना होना भी वन्यजीव विलुप्तीकरण का एक प्रमुख कारण है। चौथा, प्रदूषण, शोर प्रदूषण इत्यादि भी वन्यजीवों को प्रभावित करता है, जिसके कारण ये विलुप्त हो रहे हैं। पाँचवा, वनों की कटाई, उद्योगों की स्थापना तथा विभिन्न रसायनों व प्रदूषकों के उपयोग इत्यादि के कारण वातावरण में परिवर्तन आया है, जिससे कई जीव विलुप्त हो गए हैं। छठवां, मनुष्य सुरक्षात्मक कारणों से भी कुछ वन्य जीवों को मार देता है, जिसके कारण ये विलुप्त हो रहे हैं। जैसे चीता, शेर इत्यादि से मनुष्य डरता है, इस कारण इन्हें मार देता है। सातवां, कुछ जंतुओं तथा उनके उत्पादों जैसे हाथी दांत, चमड़ा, सींग, मोती आदि की यूरोपीय देशों में बहुत अधिक मांग है और ये वहाँ उच्च दामों पर बिकते हैं। भारत तथा दूसरे विकासशील राष्ट्रों में अवैध शिकार हो रहा है, जो एक प्रमुख कारण है। तो बच्चों, इसी के साथ ही हमारी आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरी क्लास पसंद आई होगी। इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।